डे करेक्ट। मैं उसको just we are trying with the little things, you can see so many things are there, तो तो बहुत सारी डिजाइन मिलेगी बॉडी, वाह ये देखो नाइस। ओके अभी वी आर टॉक अबाउट दैट, मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। First is ready। हाँ थैंक्स। अब अपनी बुक्स अपने पास रखो। ऑनेस्टली मैंने बोला डू द जॉब, यहाँ मैंने बोला था कल तक हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले पढ़ लिए। फार्मूले का एक मैं थोड़ा सा रिकैप आपको करा दूंगा। पूरे सोल्यूशन में जो अभी तक हमने बेसिकली जो मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फार्मूले पढ़े हैं वो 3 से 4 फार्मूले पढ़े। गॉट इट। फाइनल जो समरी आएगी वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। पहला फार्मूला आपने पढ़ा था, याद होगा आपको तो। व्हाट वाज द फर्स्ट फार्मूला? व्हाट वाज द फर्स्ट फार्मूला एनीवन? P naught A minus PS by P naught A is equal to XP, is it? और ये मेरा थोड़ा हैंग भी हो रहा है। It's going to be hungry. Wait for 1 minute only. I hope. तब तक तुम सारे फार्मूले लिख लो फटाफट। मान्य फार्मूले बता दो सारे, याद है? फॉर्मूला यहाँ पर बताने हैं कि लिखने हैं? कौन नहीं ऐसे बताओ। पहले राउल्स लॉ का था PT is equals to P naught A plus P naught A XA plus P naught B XB, ये राउल्स लॉ का था। फिर उसके बाद हमने क्या एक सेकंड मैं देख लूँ कौन सा। वोलेटाइल का आपने बताया, फिर एक बार नॉन वोलेटाइल का रहा होगा एक। फिर एजियोट्रॉप्स का भी किया था कि XA is equal to YB and YA XB is equals to YB। हाँ जी सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट। फिर उसके बाद लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर क्या किया था? P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू XB। और अगर फुल्ली पूरे वे से किया जाए तो P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू NB ओवर NA, जहाँ पर NB सोल्यूट है, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट है। करेक्ट। और क्या था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसका था डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। और फिर हमने किया था फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। फिर उसके बाद क्या था कि KB और KF की अगर वैल्यू ढूंढनी हो सेपरेटली तो फिर R इंटू TB स्क्वायर, फिर मोलर मास एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, और दूसरी तरफ डेल्टा H ऑफ फ्रीजिंग। फिर और कल ऑस्मोटिक प्रेशर का किया था, पाई इज इक्वल्स टू CRT, जहाँ CRT C कंसंट्रेशन। यही किए थे। और लेकिन तुम बताओ फटाफट फॉर्मूले सारे। मतलब नेट हमने बेसिकली इसने सारे बता दिए, शुरुआत से इसने बता दिया। मैं कोलिगेटिव को खाली ले रहा था, इसने पूरे बता दिए। थैंक्स मान्या। ये
अर्लिन बताओ तब तक फटाफट क्विकली सारे फार्मूले। सर पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले में पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देन हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसमें मतलब टी डेल्टा हर्षदीप, हर्षदीप आवाज आ रही है तुमको? हाँ जी सर। सर ऐसे याद नहीं होते सारे। कब याद करेगा? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। हाँ बेटा, गलत बात है ना। आप याद नहीं करोगे फिर न्यूमेरिकल, अभी जब हम न्यूमेरिकल और लगाएंगे फिर आप बोलोगे सर मेरे को तो फार्मूले हर जगह बताएंगे। मेरा तो काम ही बताना है, लेकिन फार्मूले याद करना है ना। किरण, कैन यू टेल लिटिल फार्मूलास ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? Yes, sir. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट था बेटा, दैट वाज द आरएलबीपी ना। आरएलबीपी क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट वी टॉक अबाउट दैट? व्हाट इज द फार्मूला? पी नॉट P naught A minus P PS S divided by P naught A is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ mole fraction. Yeah. वन। इसमें ये एक और नेक्स्ट था डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीबी का है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मोलर की। आप इसको कई बार लिखने का, मेरा पूछने का पर्पज आप समझ सकते हो बेटा। ओनली आई नीड टू दैट यू शुड रिमेंबर इट। इसमें कोई बहुत टफ नहीं, ध्यान से देखो तो ये गिन के 3 से 4 फार्मूले हैं। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। वी हैव टू रिमेंबर, वी ऑल हैव टू रिमेंबर इज इट, क्योंकि एक एक फार्मूले में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाई इक्वल टू सी आर टी। हमने पढ़ा अभी रिसेंटली, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट द मोलरिटी, यू मस्ट बी एबल टू दिस डाटा इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट। टी आपको सब गिवन रहेगा, आर कांस्टेंट रहता है, जिसमें आर की वैल्यू बेटा हमेशा ध्यान देना है दैट शुड बी टेकन एज 0.0821 लीटर एटीएम। हम जनरली लेते हैं लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। गॉट इट? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। Harshit, can you tell what the formulas quickly? सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वो लिख दिया आपने। और सर के बी एंड के एफ के हैं। के बी इक्वल्स एम आर टी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एम आर टी वी स्क्वायर। इसमें कुछ बच्चों का डाउट हीट होता ऑफ है कि इसमें वेपराइजेशन। एम क्या है, ये डाउट होता है। तो इसके न्यूमेरिकल मैंने बोला आपसे कभी तो बोर्ड एग्जाम लेवल में कभी नहीं पूछता। ये जब भी आएगा तो ये तुम्हारे पास नीट के लेवल में आ सकता है। तो ये लेकिन हमें एनसीईआरटी में गिवन है तो फार्मूला याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में व्हाटएवर थिंग्स आर गिवन यू मस्ट रिमेंबर इट इज इट। ऐसे मत सोचना कि नहीं आया तो नहीं आएगा। एम इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। आर आपका पहले जैसा 8.314 यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे आर हमारा बदल जाएगा क्योंकि मेरा ये जूल पर केल्विन इस समय दिया रहेगा। आर इंथैल्पी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा आर जो होता है ना वो 8.314 वाला डाटा यूज कर सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। क्योंकि नीचे ये भी ना जूल में दिया रहेगा, जूल पर मोल में दिया रहेगा। व्हाट इट? तो टीवी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीवी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। फार्मूले की मीनिंग अगर हमें समझ में आती है तो फार्मूले में हम आराम से अप्लाई कर लेंगे। व्हाट इट? लेकिन हमें फार्मूले में सब चीज समझ में आना चाहिए। आर क्या है? एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स वेरी इजी नो, दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन ऑलरेडी। अब हमें क्या प्रॉब्लम, एक वन मोर फैक्टर इज दैट इज द दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और हमने कल इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बताया था, आपने लगाया भी होगा। अब हमें करना है देयर इज अ टॉपिक दैट इज नोन एज वेंटा फैक्टर। नहीं वेंटा फैक्टर में आप डायरेक्ट मत जाओ। वी हैव स्टिल फ्यू थिंग्स आर रिमेनिंग यू नो। यस्टरडे वी टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। हमने थोड़ी सी बात की थी ऑस्मोसिस। बेटा ऑस्मोसिस आप जानते हैं नेचुरली हमारे सराउंडिंग में होती रहती है। ऑस्मोसिस इज वेरी कॉमन फेनोमेना दैट इज गोइंग टू हैपन इन ऑल अराउंड। We use it practically at the home also for making the pickles, you know। तो बहुत सारी चीज़ों में इसका हम यूज करते हैं। वैसे नेचुरली प्लांट्स में बहुत मिलता है ये, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस इज द फेनोमेना इन विच स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इट? ऑस्मोसिस एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हमारे
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूशन की तरह मूव करते हैं और दोनों के बीच में एक सेपरेशन होता है। दैट सेपरेशन इज गिवन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमने कल बात की थी इस पे। ये जो मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन हैज एबिलिटी टू पास ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इतने आप मान लो क्या रख दो बेटा, सॉल्वेंट मतलब वाटर रख दो, जो पीछे हम लोगों ने कल किया था। वाटर मॉलिक्यूल इजिली गो फ्रॉम द साइड ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ये मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, कुछ भी ले लो, शुगर सिरप ले लो। तो up to what time this will happen? Who will tell, बताओ कौन बताए कब तक ये ऑस्मोसिस होता रहेगा? यहाँ पे मान लो सर शुगर। की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती? हाँ वेरी गुड। दोनों साइड में अगर सॉल्वेंट का लेवल अगर सेम हो जाए, है ना, तब तक ये काम होता रहेगा। सोल्यूशन ऑफ शुगर प्लस वाटर मैंने यहाँ पे हनी डाल दिया, मान लो ऐसा कुछ, शुगर प्लस शुगर एंड वाटर बोथ। तो गॉड आज ये ना कभी कभी मेरा बोर्ड ना मस्ती करने लगता है, वो बहुत मुश्किल करता है। चलो, ये मैंने बोला ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, हम इसको रोक भी सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने देखा था वी कैन अप्लाई द प्रेशर इन द राइट हैंड साइड। हम लोग एक लगा के पिस्टन लगा के यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रेशर का मेजरमेंट हमने किया था, याद होगा आपको तो, ठीक है ना। वी कैन स्टॉप इट बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर इन द राइट हैंड साइड। वो जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज इट दैट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। आप इसकी हेल्प से ना मेजरमेंट भी कर लेते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर लग कितना रहा है। और यहाँ पे सॉल्वेंट का लेवल चेक करने के लिए हम एक कैपिलरी ट्यूब लगाते थे, और दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर, दैट वाज गिवन बाय बर्कले एंड हार्टले। इसलिए मैंने बोला खाली नाम याद करके रखना, सम टाइम इन नीट में तो पूछ लेता है कभी कभी, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ osmotic pressure. The Berkeley and Hartley apparatus is used for measurement of osmotic pressure. NCERT it is not given, but some state books they had given that topic. पहले यहाँ पे रहता था, आजकल हटा दिया है, लेकिन क्वेश्चन आता है, तो इस रिकॉर्ड हमें उसको पढ़ लेना है। दूसरा यहाँ पे कंडीशन हमने सीखा था कि पी एक्सटर्नल और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तब कोई किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं मिलेगा। इट इज द पॉसिबिलिटी दैट आर पी एक्सटर्नल कैन बी लेस देन दैट। आप जो प्रेशर लगा रहे हो कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे इधर से इधर जाते रहेंगे। व्हाट दिस इज द पॉसिबिलिटी, मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इस केस में जो होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट की तरह अभी भी आते रहेंगे। वी कैन डू दिस रिवर्स। पी एक्सटर्नल अगर हम बढ़ा दें तो, और बताएगा किरण, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर इज हाई रादर देन ऑस्मोटिक प्रेशर? What will happen if external pressure is more than the osmotic pressure? सर फिर particles की movement opposite direction में हो जाएगी। Very good. Well, now the solvent molecule will move from the side of solution. Though it is a concentrated solution, हम यहाँ से यहाँ करा सकते हैं forcefully. We are doing it manually, is it? This is not the spontaneous process. This can be occur only when this condition is there. Got it? So यहाँ in this case, what will happen? Flow of solvent can be reversed. Flow of solvent can be reversed. In this case, flow of solvent can be reversed. Got it? That is why this is also known as reverse osmosis. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलो, इसके बाद हमने इस पे न्यूमेरिकल की बात की थी। उसके बाद there is few more terms regarding to this, there is one term that is known as isotonic pressure, isotonic solution. On the basis of osmotic pressure, we can divide the solution in three categories: isotonic, hypotonic, and hypertonic. Got it? On the basis of uplift flow, on the basis of osmotic pressure, a solution can be of three types. आइसोटोनिक का मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब है कि आपके पास जो दो सॉल्यूशंस, ये दिस इज द कंपैरेटिव टर्म, इज इट? दिस इज द कंपैरेटिव टर्म। कंपैरेटिव ये बोलना है, कंपैरेटिव व्हाई आई एम टेलिंग द कंपैरेटिव, क्योंकि इसको किसी के कंपेयर में बोलना है। इंडिविजुअल कोई सॉल्यूशन है तो हम उसको ना तो आइसोटोनिक बोल सकते हैं, ना तो हाइपरटोनिक बोल सकते हैं, ना तो हाइपरटोनिक बोल सकते हैं।
मैं बोलूं कि मान्या के पास उतने ही पैसे हैं जितने की हरलीन करके रखो बेटा, है ना। मैंने इसलिए आपको ऑप्शन दे के रखा है सो दैट इन एनी केस आप बात करते इसमें डाउट के टाइम ओपन करके रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने बोला कि व्हाट द आइसोटोनिक ऑफ सिस्टम क्या है बेटा, दोनों साइड जो सोल्यूशन है उनके प्रेशर कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों साइड में जो सोल्यूशन है दोनों का प्रेशर इक्विवेलेंट हो तो हम इसको हाई आइसोटोनिक बोलते हैं। पाई 1 इजिकल टू पाई 2, अगर पाई 1 इजिकल टू कितना हो जाए बेटा, पाई 2। ये कंपेरेटिव है। वाई आई एम टेलिंग कंपेरेटिव, कि इंडिविजुअल सोल्यूशन को ना तो हम हाइपोटोनिक बोल सकते हैं ना इधर हाइपोटोनिक बोल सकते हैं, कंपेयर करना है तुम्हारा। मैंने एग्जांपल जैसे दिया अभी कि मान्या के पास सपोज करो उतनी ही पॉकेट मनी है जितनी की हरलीन के पास, तो बोथ आर आइसो बिलियनर्स, क्या बोला जाएगा लाइक दैट, सेम क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट, सेम क्वांटिटी ऑफ मनी, कैन बी एनीथिंग, इज इट। लेकिन ये कंपेरेटिव है, इंडिविजुअली हम नहीं बोल सकते कि मान्या इज आइसोटोनिक, व्हाट इज, हाँ मान्या इज आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू समवन एल्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो वी हैव अ टू डिफरेंट सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन 1, दिस इज द सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन 2। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, लेट अस आई एम गोइंग टू मेक टेम्परेचर आल्सो सेम। अब बताओ, अगर टेम्परेचर भी सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू सेम, हर्षित और हरलीन, एनीवन, जल्दी बोलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू सेम। प्रेशर। प्रेशर तो पहले से सेम है। अब आप ऐसे सोचा करो ना, जैसे पाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी आर टी। हाँ व्हाट आई एम टेलिंग, पाई सेम है बेटा, टी सेम है, बचा क्या, आर तो कांस्टेंट ही होता है, बचा कौन, ये सी। पाई किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, सी पे डिपेंड हो जाएगा कि नहीं है। आर कांस्टेंट है मेरा, टी को मैंने फिक्स कर दिया, तो अगर आर और टी कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई इज इक्वल टू क्या लिख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी लिख सकते हो, है ना। पाई मस्ट बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि पाई 1 इज इक्वल टू, पाई 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, C1 आर टी, है ना। गॉड माय पेन इज मैजिकली मस्ती कर रही है, देखो आप देख सकते हो मेरा कर्सर चल रहा है अभी वहां पे, सो पे चल रहा है। चलो तो यहाँ बताओ क्या होगा, पाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 आर टी, इसको एक इक्वेशन मान लेना बेटा। सिमिलरली पाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, C2 आर टी, व्हाट इज। और मैंने क्या बोला कि आपका टी तो कांस्टेंट मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो रूम टेम्परेचर मैंने ले लिया, तो बेटा टी तो सेम हो जाएगा, आर को कोई सेम करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, आर तो पहले से भी सेम होता है। तो व्हाट द फार्मूला यू आर गोइंग टू गेट, डिवाइड इट आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट द फार्मूला वी आर गोइंग टू गेट, मान्य बताओ बेटा। डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाएगा, C1 बाई C2, चलो C1 बाई C2, और C1 बाई C2 अगर हो गया मींस C1 इज इक्वल टू C2, दोनों के कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएंगे। ऐसा तो तभी हो सकता है जब कंसंट्रेशन सेम है, मतलब दे हैव सेम अमाउंट ऑफ सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कब सेम हो सकता है, ये थोड़ा सोचो। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, N बाई V पे, व्हाट इट। अब मैं बोल रहा हूँ दो सॉल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो दोनों का N बाई V का रेशियो भी तो सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी सेम, इज इट। तो ये हमें आपस में इंटरलिंक करना खुद से आना चाहिए, इसमें हमें अलग से कोई हेल्प नहीं करेगा, ये खुद से सोचना है यहाँ तक, व्हाट इट। तो ये हमने इतना यहाँ तक कर लिया, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 अगर है तो C1 मस्ट बी इक्वल टू C2 हो जाएगा। मैंने अटेंडेंस भेज देना, और हमारे बच्चे देखो कितने, सैटरडे आते ही ना बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते चलो आज हॉलीडे मना लेते हैं ना, कितने हमारे प्यारे बच्चे हैं। चलो, बट वी आर गोइंग टू लीव वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम लोग भी पढ़ेंगे आइसोटोनिक, हो गया बेटा। दूसरा, मैं अगर तुम्हें दो कंटेनर दे करके और यहाँ पे इधर मान लो मैंने रख दिया बेटा हनी, इधर रख दिया मान लो सिंपली वाटर, वाटर प्लस नॉर्मल शुगर का सोल्यूशन है,
वाटर प्लस शुगर का कैसा है बेटा? वाटर प्लस शुगर का डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो कौन बताएगा कुछ वन इज द हाइपरटोनिक, कुछ वन इज द हाइपोटोनिक? तफसीर बताएगा। वैसे बायो वाले सारे बच्चों को मालूम रहता है सबका। बोलो, यहाँ पे कंपेरेटिव करना, कंपैरिजन करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हरलीन बोलो, हरलीन आवाज आ रही है? Sir, hypertonic. हाँ बोलो बेटा। Sir, honey hypertonic होगा. Yes, sir. हनी आएगा सर, हाइपोटोनिक। हनी क्या हो जाएगा? Hypertonic. हाइपरटोनिक ना? Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। तो ये जो कंपेरेटिव है, हम इनको अगर कंपेयर करते हैं तो जिसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसके रिस्पेक्ट में उतना ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि मेरी हनी जो है दैट इज द हाइपरटोनिक, गॉट इट। एंड हमारा जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। ये कंपेरेटिव हो गया। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का भी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी उन टर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ही आएगा, ठीक। इसको लिख देना, दिस इज द हाइपोटोनिक, गॉट इट। तो आपको डिफाइन कैसे करोगे? एनीवन कैन डिफाइन इट? ये मैंने बोला ऑलवेज कंपैरेटिव डेफिनेशन बोलनी है ना बेटा। कंपैरेटिव मैंने बोला इफ आई से दैट किरण हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट मीन कंपेयर टू मान्या, मान्या इज मोर फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट बट किरण इज मोर फॉन्ड ऑफ ईटिंग ड्रिंक्स। और ड्रिंक्स की बात करेंगे तो माँ किरण के पास ज्यादा हो जाएगा, व्हाट इट। शी ऑलवेज ड्रिंक लॉट प्लांटी ऑफ मॉकटेल्स, है ना। चलो, तो ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। बोलो, व्हाट इज द सिचुएशन? हाइपरटोनिक की डेफिनेशन लिखो। Hypotonic, one solution is having less concentration or less osmotic pressure with respect to another one। अगर less है तो क्या बोलना बेटा? less है तो बोलना कि वो हाइपोटोनिक है, ठीक है ना। one solution, इसकी डेफिनेशन लिख दो। one solution has less osmotic pressure with respect to another, then it is said to be hypotonic, got it? लिख लिया सबने डेफिनेशन? यस सर। ये मैंने कंपैरेटिव में लिखना लैंग्वेज इसकी। इफ अ सॉल्यूशन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू अदर, इफ अ सॉल्यूशन हैज lower osmotic pressure or less osmotic pressure with respect to in compared to या with respect to other solution with respect to अदर सोल्यूशन, ठीक है ना। कोई भी जो दूसरा सोल्यूशन जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसको हाइपोटोनिक बोलना, देन इट इज प्रोनाउंस्ड एज हाइपोटोनिक, गॉट इट। यहाँ पे वाइस वर्सा डेफिनेशन लिख देना। लिख लिया आपने? सबने डन कर लिया बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अगेन टॉक अबाउट दैट। ये छोटे छोटे टर्म हमारे हो गए। देयर इज वन मोर टर्म दैट इज द इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। What actually say the endosmosis and exosmosis? We have here the resin. I'm going to kept in the water. Plenty of water is here in surrounding. Water molecule are going to penetrate inside this, and finally your resin is going to swell up. Finally your resin is going to be swell up. अगर आपकी resin swell up हो जाए तो इसको कौन सी phenomena बोलेंगे बेटा? It's going to be endosmosis. Got it? ये होने के बाद finally you will get that your resin is going to be swell up. So this phenomena is known as endosmosis. One, the solvent molecule are coming from surrounding to inside. Solvent molecule are coming from surrounding to inside. Surrounding से अंदर आ रहे हैं. So it is said to be inward flow हो रहा है, अंदर की तरफ flow हो रहा है. What it? It is said to be endosmosis. When the solvent molecule are coming from surrounding to inside, then it is said to be endosmosis. It is said to be endosmosis.
when a solvent molecule are coming from surrounding लिख लिया भी टर्म, from surrounding to inside. For example, reagent is going to swell up when we are going to kept in the water. इसका vice versa क्या होगा बेटा? Once you take the container and that's kept in the grapes there, and surrounding में क्या रख लो? You just take concentrated sugar solution or sugar syrup या honey रख लो, है ना? You just keep honey or concentrated sugar solution. Then what will happen? We are going to keep saturated. The pen is not working properly. It's saturated sugar solution. Saturated sugar solution के अगर अंदर में रख देंगे तो what will happen? Water will go outside, है ना? इसके अंदर का जो grapes के अंदर का जो पानी होगा, that is going outside. This is going to outside, and finally what you will say that there is shrink हो जाएगी ना? Shrinking in the grape takes place. This phenomena is it is going to lose its water molecule. This is again said to be exosmosis. इसको क्या बोलना चाहिए ना? Exosmosis. Exosmosis में water moves outside. Is it? ये हमें reference में देना रहता है खाली. One keep example लेके समझा सकते हो. Exosmosis. Exosmosis हो गया, endosmosis हो गई, हमने ये दोनों कर लिया. नेक्स्ट हाँ बोलो बेटा. सर एक बार एंडोमोसिस के बारे में समझा देना, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी. ये वाला इंडोस्मोसिस. जी सर. इंडोस्मोसिस में क्या बोलना? व्हेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इज इट? सो दैट रेजिन इज गोइंग टू स्वेल अप. रेजिन हमारी जो क्या होगी? स्वेल अप हो जाती है. व्हेन रेजिन इज गोइंग टू स्वेल अप हो गई तो it is said to be endosmosis. वाटर का जो फ्लो हो रहा इनवर्ड हो रहा है, अंदर हो रहा है, सराउंडिंग से इनसाइड. ये हमारे पास सराउंडिंग है. सराउंडिंग से कहाँ आ रही है बेटा? अंदर की तरफ आ रहा है. मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री है स्फेरिकल है, सराउंडिंग से अंदर की तरफ आ रहा है, तो इट इज सेड टू बी इंडोस्मोसिस. सेंटर से सराउंडिंग में जा रहा है. यहाँ पे ग्रैप्स है, दिस इज द ग्रैप मॉलिक्यूल, और ग्रैप्स के अंदर से आपका बाहर जा रहा है, तो इट इज सेड टू बी एक्सोस्मोसिस. अगर हम रेजिन वाले फेज में जब वो स्वेल अप हो जाएगा, अगर सर हम उसमें सॉल्ट डालेंगे तो वो फिर से शिक कर जाएगा, तो अगेन फिर रिवर्स हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी वापस. वेरी गुड. हाँ जी सेम है. हम इसको अगर ले जाके यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में रख देंगे तो उसका पूरा वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा. बट दैट इज सेड टू बी एक्सोस्मोसिस. एक इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है कि इफ वी कीप अनसेल्ड एग. ध्यान से देखना, अनसेल्ड एग. नॉर्मल एग हमें मालूम रहता है कैसा होता है. नॉर्मल एग रहता है, उसके सराउंडिंग में कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर रहती है. गॉट इट? दैट इज द लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. अगर हम CaCO3 की लेयर को हटाना चाहते हैं तो हम इसको कहाँ रख दें बेटा? विनेगर में. कहाँ रख दो? विनेगर में रख दो, या डाइल्यूट HCl में रख देना. गॉट इट? जैसे डाइल्यूट HCl विनेगर में डालोगे ऊपर की लेयर गायब हो जाएगी. तो हम इस एग को क्या बोलते हैं? अनसेल्ड एग. क्या बोलते हैं? अनसेल्ड एग. गॉट इट? अनसेल्ड एग. अनसेल्ड एग को अगर मैं बोलूं कि योर अनसेल्ड एग इज केप्ट इन अ सॉल्ट. अनसेल्ड एग के सराउंडिंग में भी नो दैट देयर इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन. आप ओनियन देखोगे ना, ओनियन को पील अप करते हो ना, एक थिन मेम्ब्रेन होती है व्हाइट कलर की. दिस बिहेव एज SPM. वो SPM जैसा बिहेव करती है. और सराउंडिंग आई एम गोइंग टू कीप अ सॉल्ट. व्हाट विल हैपन? इमेजिन करो इसके अंदर का पूरा वाटर जो होगा बाहर निकल जाएगा. नाउ दिस इज द टाइम दैट सॉल्ट की तरफ वाटर हमारा क्या हुआ? बाहर निकल गया. दिस इज अगेन द फेनोमेना नोन एज एक्सोस्मोसिस. तो योर एग इज गोइंग टू श्रिंक हियर. एग हमारा क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा. फाइनली हमारा जो एग होगा दैट इज गोइंग टू बी श्रिंक. इसकी जो लेयर होगी वो भी श्रिंक हो जाएगी, एंड वाटर इज गोइंग ऑल अराउंड. वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा. तो श्रिंकिंग ऑफ एग टेक्स प्लेस. ये अनसेल्ड एग. अनसेल्ड एग का श्रिंकिंग होता है व्हेन वी कीप इन अ सॉल्ट पाउडर में रख देते हैं. तो ये फाइनली क्या होगा? श्रिंकिंग है ना, श्रिंकिंग ऑफ
shrinking of on-celled egg. है ना, कैप्टिन salt powder. Salt powder. That is the example of ecosmosis. Any more example? Many uses of osmosis के कुछ और uses बता सकते हैं आप लोग? Pickles making में, while making the pickles be used in raw mangoes या जो भी हमारे पास जो materials होते हैं vegetables be used to keep in a salt powder. Salt का basically काम कर रहा था वो water को take out कर लेता है. When water is less available, तो your fruits and vegetable are not going to be destroyed, is it? क्योंकि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को और ग्रोथ करने के लिए या फंगस को ग्रोथ होने के लिए मॉइस्चर होना जरूरी होता है. और इवन पिकल्स में आप साल्ट का यूज बहुत किया जाता है. जो सैनिटाइजर भी साल्ट का हम यूज करते हैं क्योंकि साल्ट का कंसंट्रेशन अगर हाई है, अगर आप इसको साल्ट का गाढ़ा सोल्यूशन बना के आप सैनिटाइजर बना सकते हैं. क्योंकि अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बेसिकली कोई भी फॉरेन जो हमारे बेसिकली माइक्रोब्स होते हैं उनकी सेल से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, दे आर गोइंग टू डाई, इज इट. तो ये चीजें हम यूजेस में कभी कभी लिख सकते हैं. नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज नोन एज वांट हाफ फैक्टर. मुझे लग रहा है हम लोगों ने ये बात कर ली. वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर में लिख देना इट इज डिनोटेड बाय आई. इसको हम आई से शो करते हैं. This is very important topic, of this chapter. It is denoted by I. इसको हम किससे denote करेंगे बेटा? I से denote करते हैं. और ये basically हमें use कब होता है? Whenever there is a experimental error. Experimental error होती है तब इसका use होता है. Why there is experimental error? Let us think. मेरे पास मान लो कि we have a CH3COOH. What is it? This is the vinegar, is it? By seeing the chemical formula, I must know that its molecular mass must be equal to how much beta? It's going to be 60 U. And it is found that whenever we dissolve in the water में कभी, this is the one of the possibility, यहाँ पे अपने डाल दिया like this, या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपने किसी सॉल्वेंट में यहाँ पे इसको ऐड किया और सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद सपोज करो ये क्या हो जाए, डाइमर हो जाए, डाइमराइज हो जाती है. CH3COOH का डाइमर बना लेता है. Why there is a formation of dimer? It is because of formation of intermolecular hydrogen bonding. There is a possibility of to make intermolecular hydrogen bonding. That is why इसके दो मॉलिक्यूल ना आपस में कनेक्ट हो जाते हैं like this, they are going to connect it to each other. CH3COOH, got it? Both are going to be connected to each other by means of hydrogen bonding. This is known as, very important, that is known as intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Molecular hydrogen bond. Hydrogen bond. Hydrogen bond is a weak force of attraction that exists between hydrogen and MENA. More electronegative atom के बीच में मिलता है बेटा. जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूल इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर. ये डाइमर बोला जाता है. व्हाट डू मीन बाय डाइमर? व्हेन द टू मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट टुगेदर, दो मॉलिक्यूल आपस में दोस्ती कर ले. ध्यान से समझना, अगर मेरे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है तो आई विल से यू आर मोनोमर. आप कौन हो? अकेले हो, आप अकेले रहते हो, आप इंडिविजुअली रहते हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है. व्हाट इट? इफ आई से दैट वी हैव अ सिंगल मॉलिक्यूल, आई विल सिंपली से दैट यू आर द मोनोमर. आप एक मोनोमर हो, आप बैचलर हो, आपका कोई दोस्त नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है ना किरण? ऐसे कैसे हो सकता है? यू डोंट हैव एनी फ्रेंड. मोनोमर, गॉट इट? लेट वी हैव टू मॉलिक्यूल, टू एटम वी हैव टेकन. ये लोग आपस में दोस्ती कर लिया लाइक दिस, दे आर गोइंग टू फ्रेंड्स. नाउ आई विल से दिस इज अ डाइमर. इट इज अ डाइमर बना लिया बेटा. मेरे पास 3A के एटम हैं और आई एम गोइंग टू कनेक्ट देम बाय मींस ऑफ फेविक्विक. आप इनको फेविक्विक का जोड़ लगा के ना बांध दो, तो दे आर गोइंग टू कनेक्टेड विद टुगेदर एंड दैट इज नोन एज ट्राइमर. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइमर इज इट? मोनोमर, डाइमर एंड ट्राइमर. चलो अगर मैं 4 ले लूँ तो क्या बोलेंगे बेटा? 4A ले लिया
सारे आपस में दे आर बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ ईच अदर, दे आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर. In this case, what I am going to get? Tell me. This is what? मान्य बताओ. इसको क्या बोलते हैं? टेट्रामर. Tetramer. Very good. Tetramer. Let the अब ये तो संख्या बढ़ती जा रही. Let us take m molecule or n molecule of A. Is it? Is equal to A का whole n. Infinite number of atoms going to join together. It's said to be polymer. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Polymer. अब ये प्रॉब्लम आ रही है. I was expecting that कि इसका जो मोलर मास होना चाहिए 60. Experimentally by using the data of delta TF, मेरे पास कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मेजरमेंट दिया रहेगा, डेल्टा TF दिया रहेगा, KF गिवन रहेगा. व्हाट इट? By using these all data, one you will calculate your molar mass of this solute. आपको जो यहाँ पे मोलर मास मिलेगा वो बेटा क्या मिलता है? एबनॉर्मल मिलता है. क्या मिलता है? एबनॉर्मल. हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग आ गया. अरे वाह, कैसे आ गया? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करते हैं. दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड. दे एग्जिस्ट टुगेदर कनेक्टेड. The molar mass, what you are going to observe, you are going to get 120. What I am going to get here, that is 120. यहाँ हमें कितना गिवन था? 60. कहता ये तो गलती हो गया. गलती हो गई, गलती को सुधारना है. तो वन हाफ इज द साइंटिस्ट. वन हाफ ने एक तरीका दिया कि हम ऐसे मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर हमें इस बात का थोड़ा भी आइडिया लग जाए कि इस जो मॉलिक्यूल है कि इसकी एग्जिस्टेंस एक्वस मीडियम में कैसे होती है. तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि डायमेरिक फॉर्म में आ रहा है, तो 60 के मल्टीपल में आ रहा है. तो डायमेरिक यहाँ तक सबने नोट कर लिया? यस सर. बेटा इसको क्या बोलेंगे बताओ? 60 को नॉर्मल मोलर मास. क्या बोलोगे? नॉर्मल है, जो हमने केमिकल फार्मूले से निकाला है. इट इज सेड टू बी नॉर्मल मोलर मास. एंड 120 आई विल मस्ट कंसीडर एज एबनॉर्मल मोलर मास. 120 को हम एबनॉर्मल मोलर मास मानते हैं. व्हाट इट? I have to go with the now the one half has suggested us you can do this, you can remove this mistake. आपको remove mistake को हटा सकते हो. उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसका नाम था I है ना. I को उन्होंने बोला it is the ratio of normal molar mass जो आपका सलूट का आया था, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल. एबनॉर्मल मतलब जो पागल हो गया था? नहीं. एबनॉर्मल का मतलब जो डाइमर बना लिया, पॉलीमर बना लिया, ऐसे किसी सिचुएशन में, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. नॉर्मल डिवाइडेड बाय बेटा एबनॉर्मल मोलर मास. लेट अस मेक द रिलेशनशिप बिटवीन दैट मोलर मास. तो नॉर्मल तो वही केमिकल फार्मूला आ जाता है बेटा. एबनॉर्मल बाय द एक्सपेरिमेंटल जो डेटा हमें गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है. तो नॉर्मल मोलर मास इज हाउ मच? नॉर्मल मोलर मास वाज 60 एंड एबनॉर्मल वाज हाउ मच? 120. क्योंकि डायमेरिक फॉर्म में था. If I will divide this, you will get a relationship that 600 pencil, 6 on the 6, 6 to the 12. Oh, I got how much? 1/2. मेरे को 1/2 मिला. और you can say simply it is going to 0.5. वन हाफ का कहना था कि अगर आपको ये I मिल जाए, what is the way that he has given different ways to us. I will show you one by one. ये हमें एक तरीका भी सिखाया. उन्होंने बोला अब आपको कहाँ जाना है? नॉर्मल की तरफ चलना है. आपको बेटा ये निकालना है. क्या निकालना है? नॉर्मल मोलर मास. कहता देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आप क्या करो इसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना. ही टोल्ड दैट कि अगर हमें आई की वैल्यू कोई बता दे तो हम नॉर्मल मोलर मास निकाल सकते हैं. तो ही टोल्ड दैट कि नॉर्मल मोलर मास नाउ अगर हमें कैलकुलेट करनी है, आई विल सिंपली सी दैट नॉर्मल मोलर मास मस्ट बी इक्वल टू want of factor into abnormal molar mass. want of factor जो तुम्हारा आया हुआ है उससे किसको मल्टीप्लाई करना है? एबनॉर्मल को. I into abnormal. एबनॉर्मल कहाँ से आया बेटा? न्यूमेरिकली जो हमने निकाला था वो हमारा एबनॉर्मल होगा. एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास जो हमने न्यूमेरिकली डेल्टा TF के डाटा से या डेल्टा TB के डेटा से जो हमें मिलेगा उसको एबनॉर्मल बोलते हैं. तो बेटा ये कितना था? 0.5. या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2. थोड़ा आसान होगा डिवाइड करना. 1/2 इंटू एबनॉर्मल कितना है? 120. इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 60. वाओ, दिस इज द करेक्शन. ऐसा करने के बाद हम देयर वाज एक्सपेरिमेंटल एरर, लेकिन हम फाइनल आंसर को सही कर पाते हैं. दिस इज द फाइनल आंसर. तो फाइनल आंसर हमारा जो है सही हो गया. व्हाट इट इज? फाइनल आंसर हमारा सही आएगा. एटलीस्ट किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकती है, उस एक्सपेरिमेंटल एरर को हमें हटाना रहता है.
अगर हटाने का जो बेसिकली फैक्टर दिया दैट वाज गिवन बाय 1/2, इसलिए इनके नेम को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट ही हैज सजेस्टेड, उन्होंने एक सजेशन दिया। चलो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, इट्स नॉट द फाइनल टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड एट, यू नो, अभी कंप्लीट नहीं है। आगे चलो थोड़ा सा इसमें यहाँ तक नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, Yes, sir. sir. चलो एक और पॉसिबिलिटी बेटा हो सकती है, व्हाट द अनदर पॉसिबिलिटी, ये कहते हैं इन्होंने बोला ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने मान लो NaCl लिया, दिस इज द अनदर केस, केस नंबर 2, गॉट इट? केस नंबर 2 में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे डिसोसिएशन का केस हो रहा है। We know that NaCl, as early as I'm going to add in the water molecule, what will happen? It will get ionized and it will give us ions. It will give us number of particles, and the number of particles are going to be double. यहाँ हमने बेटा कितना लिया था? 1 mole. But after the dissociation, I must get 1 mole of Na plus and 1 mole of this. And we know that our colligative property is going to depend upon these ions. And these particles, solute के जो particles है वो बढ़ चुके हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो चुके हैं। अब मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो भी प्रॉपर्टी आपने पीछे पढ़ी है, चाहे डेल्टा TF की बात करो, चाहे डेल्टा TB की बात करें, ये सारे के सारे इन चीजों पे डिपेंड करते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, चाहे वो P0 A माइनस PS वाला केस हो, all are going to depend upon number of solute particles. Because of the dissociation, because of this decomposition, you know, ionization, you can say that number of particles are going to be more. और एक्सपेक्टेशन ये था कि इतना रहना चाहिए, तो डबल हो गया, नियरली डबल। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि सपोज करो आपने डेल्टा TF यहाँ पे निकाला, आपके हिसाब से डेल्टा TF आना चाहिए था 1 केल्विन, 1 केल्विन आना चाहिए था, इट इज एक्सपेक्टेड। ये मेरा कैलकुलेशन से आएगा। आप कैलकुलेशन में जब न्यूमेरिकल लगाओगे, सपोज करो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, अरे भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे? कहता डेल्टा TF का डाटा मैं कैलकुलेट कर रहा था, मैंने क्या किया, KF का डाटा निकाला और मैंने इसके मोल कितने लिए, यहाँ से 1 मोल। कितना लिया बेटा? 1 मोल। 1 मोलर सोल्यूशन मान लो मैंने इसके बना दी। मेरे हिसाब से इसका KF जो भी आ जाता, मान लो कि इसका 1 केल्विन सपोज करो आ गया। कितना आ गया बेटा? 1 केल्विन। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, आएगा तो रिजल्ट इधर से। ये जो तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड है, बेसिकली ये मतलब एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, इट इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये हम डाटा से यूज कर रहे हैं कि हम अगर न्यूमेरिकल लगाते तो मैं इसकी मोलरिटी को 1 मोल लेके चलता और मान लो कि इसका डेल्टा TF 1 केल्विन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम यहाँ पे जो डेल्टा TF जो हमें ऑब्जर्व होता है, जो आप थर्मोमीटर लगा के बैठे रहोगे और जब आप उसको मेजरमेंट करोगे बेटा, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे ऑब्जर्वेशन से कहीं ना कहीं डिफरेंट आएगा। तो ये जो ऑब्जर्व हमारे यहाँ पे मिलने वाला है वो इतना नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा? 2 केल्विन हो जाता है। Why this kind of error is obtained? I was expecting कि 1 केल्विन आ गया, कितना? 2 केल्विन। ये जो मेरा ऑब्जर्व जो मुझे एक्चुअली में मिल रहा है, डेटा से ये आना चाहिए था, ऑब्जर्व में ये है। देन तब वांट आपने बोला कि फिर से ये प्रॉब्लम है, देन I इज इक्वल टू जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो डेल्टा TF आपने अभी निकाला है, डेल्टा TF जो आपका ऑब्जर्व आ रहा हो, जो रियली में आपको एक्सपेरिमेंट में वेरीफाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय डेल TF कैलकुलेटेड, जो आपने कैलकुलेशन की है, जो आपने कैलकुलेशन का मतलब एक्सपेरिमेंटली जो निकाला है, जो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा से यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट डिफरेंट होता है। तो ये भी एक तरीका है। तो इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, 2 केल्विन डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 1 केल्विन। तो फाइनली इट इज गोइंग टू बी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2। क्वांटा फैक्टर इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दिस इज अनदर ट्रिक, ही हैज गिवन मेनी ट्रिक्स, नॉट वन। अभी एक तो मैंने 2 बताई खाली, इसको आगे लेके चलो तो मैं आगे इसमें बताऊँ। यहाँ तक नोट कर लिया कि आपको एक डाटा से लिया रहेगा, एक हमारे ऑब्जर्व दिया रहेगा कि ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इज आ रहा है 2 केल्विन, लेकिन डेटा से हमें मिलेगा 1 केल्विन। तो ऑब्जर्व और दोनों को रेशियो निकाल लेना, ऑब्जर्व को न्यूमरेटर में रखना। ऑब्जर्व कब रखना बेटा? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टर्मिनोलॉजी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, डेल्टा TF हो, डेल्टा TB हो, रिलेटिव बेयरिंग वेपर प्रेशर हो, जो मर्जी हो, व्हाट इट। तो इसका एक फार्मूला आया, I इज इक्वल टू बोलो क्या लिखा था हम लोगों ने? ऑब्जर्व CP डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा, कैलकुलेटेड ना, कैलकुलेटेड CP।
तुम लोग के पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें देखना, सबसे लास्ट में यही टॉपिक गिवन है, ठीक है ना। हम आपको धीरे धीरे उधर की तरफ ले चलेंगे, हमें लग रहा है आज तो टाइम नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि टाइम खत्म कर दिया तुम लोगों ने ना। गॉट इट, 10:20 हो गया, तो आप यहीं तक इसको पढ़ो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अच्छा टॉपिक है और इसको हरी अप में हमें नहीं करना। गॉट इट, यहाँ तक कर लेना। मैंने आपको बताया कि दिस टॉपिक इफ यू सी दैट योर बुक, यू नो, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो उसमें देखना लास्ट में ये टॉपिक गिवन है, दैट इज नॉन आज वन ऑफ फैक्टर और दिस टॉपिक, यू नो, abnormal molar mass. चलो, बेस्ट ऑफ लक, हैव a nice day to you all.